हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत में अलग अलग रियासतों का, अलग अलग राज्यों का विलय अंग्रेजी शासन में किया। जैसे कि उन्होंने दक्षिण की तरफ कर्नाटक, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के हिस्से में आएगा, और आपका मैसूर, जो कि वर्तमान कर्नाटक के हिस्से में था। इसके अलावा पंजाब हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, पूर्व की तरफ देखें तो बंगाल हो गया, अवध हो गया। ये सभी को किस तरीके से इन्होंने अंग्रेजी शासन के अधीन मिलाना शुरू किया और कैसे वहाँ पे राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, इन सारी चीज़ों की चर्चा कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है कि भारत में जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान भारत में कौन कौन से प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय आए हुए थे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये होगा भारत में गवर्नर जनरल तथा वायसराय। गवर्नर जनरल तथा वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय ये क्या चीज़ है? तो ये एक पद हैं जो कि ब्रिटेन के सरकार के द्वारा दिए गए थे, या ब्रिटेन के सरकार के फेवर में काम करने वाले जो महत्वपूर्ण पद थे, जिनको भारत में नियुक्त किया गया था यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए, उन्हीं को हम कह रहे हैं भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय। ठीक है, अच्छा, इनकी शुरुआत या भारत में गवर्नर की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी चर्चा अगर हम करें तो जैसे हम लास्ट क्लास में या पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि सन 1600 के आसपास भारत में ब्रिटेन में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, जो कि 1608 में भारत में आना शुरू करते हैं। और भारत में आकर के सबसे पहले तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं। अब ये जो व्यापारिक कंपनी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, इन्होंने जब कंपनी अपना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें ब्रिटेन के कई पूंजीपतियों के पैसे लगे हुए थे। भाई सभी को पता था कि भारत में व्यापार करना फ़ायदे का सौदा है। अब ये प्रूफ कहाँ से हुआ था? तो जो वास्को डी गामा था, जो कि यहाँ से मसाले लेकर के गया और 60 गुना लाभ कमाया था, उसी को देख करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए आ रही थी, या कंपनी का फॉर्मेशन किया गया, उस समय ब्रिटेन के पूंजीपतियों और साथ ही वहाँ के जो महारानी थी, इन्होंने भी अपने संपत्ति को, अपने पैसे को ईस्ट इंडिया कंपनी में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इनको पता था शेयर के रूप में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ कमाएगी तो इनका जो शेयर है उसी के अकॉर्डिंग इनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पूंजीपतियों ने और साथ ही वहाँ की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पैसा लगाया, मतलब उसके शेयर होल्डर बन गए थे। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में काम करना शुरू किया तो ये लोग अवैध तरीके से लाभ कमाना शुरू कर चुके थे। मतलब ये लोग एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन व्यापार न करके हर एक जो सैनिक था या हर एक व्यापारी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इंडिविजुअली या पर्सनली यहाँ पे व्यापार करने लग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें व्यक्तिगत लाभ तो होता था, कंपनी के लोगों को व्यक्तिगत लाभ होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में लाभ नहीं दिखाया जाता था। ठीक, धीरे धीरे शुरुआत में तो इन्होंने लाभ दिखाया और लाभ दिखा करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लाभ कम करके दिखाना शुरू किया, और बाद में इन्होंने ये भी दिखाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब हानि में चल रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को के खाते में दिखाया गया कि कंपनी को अब हानि हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया? पूंजीपतियों से और महारानी से लोन लेना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने इस शर्त पर लोन लिया कि हम जल्दी ही इस कंपनी को रिकवर कर लेंगे, रिवाइव कर लेंगे, और ये कह करके इन्होंने ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे, जिनका शेयर होल्डिंग था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ से और भी ज़्यादा लोन लेकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक है,
अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद में भी जब इनको लाभ होता नहीं दिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खाते में लाभ नहीं दिखा रहा था, तब जा कर के वहाँ की जो महारानी है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था कि भाई अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंस्पेक्शन करने वाला महारानी या ब्रिटेन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। ये लोग एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ब्रिटेन में सीधे इनके बारे में रिपोर्ट दे सके। और इसी वजह से एक लंबे समय के बाद में भाई 1608 से इन्होंने व्यापार शुरू किया था, लेकिन जो सबसे पहला गवर्नर यहाँ पे नियुक्त किया जाता है 1757 में, मतलब लगभग 150 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने ही देश के लोगों को ठगते रही, ठीक है। मतलब उनको उतना प्रॉफिट नहीं दिया जितना कि उनको मिलना चाहिए था, जितना उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था उसके रेशो में उन्होंने प्रॉफिट शेयर नहीं किया। इसी वजह से यहाँ पे गवर्नर या गवर्नर जनरल का प्रोविज़न किया गया, ठीक। अब जब यहाँ पे गवर्नर बिठाया गया, अच्छा ये भी चीज़ देखी गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको यहाँ पे लाया गया था किस चीज़ के लिए, उनको लाया गया था व्यापार करने के लिए, लेकिन वो व्यापार के साथ साथ अब यहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होते चले गए थे। हमने देखा ना कि कई सारे राज्यों को इन्होंने किस तरीके से सहायक संधि के द्वारा या फिर युद्ध के द्वारा, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने जीतना शुरू कर लिया था। इसी वजह से वहाँ की जो क्राउन थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर चेक लगाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर की यहाँ पे नियुक्ति करना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नर जो नियुक्त किया गया था वो असल में भारत में एक प्रोविंस है, इसको कहा जाता है बंगाल प्रोविंस। उस समय एक प्रमुख प्रोविंस था, एक प्रमुख प्रांत था, इसका नाम है बंगाल। ये जो बंगाल है भारत के पूर्वी हिस्से में था, भारत के पूर्वी हिस्से में या भारत के पूर्व में। उसी तरीके से अच्छा ये जो प्रोविंस था इसको ये कहते थे, जो कि इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन था, इसको इन्होंने नाम दिया था प्रेसिडेंसी, ठीक है। जो इनके लिए हेडक्वार्टर के तौर पे काम करता था इसका नाम था प्रेसिडेंसी, ठीक। तो ईस्ट की तरफ या पूर्व की तरफ इन्होंने सबसे पहले एक प्रेसिडेंसी का निर्माण किया, इसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। उसी तरीके से दक्षिण में इन्होंने एक प्रेसिडेंसी का निर्माण किया। हमने देखा था कि किस तरीके से कर्नाटक और मैसूर को इन्होंने युद्ध या विलय करके जब वहाँ पे एक नया प्रेसिडेंसी बनाया, इसका नाम दिया इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी ये था दक्षिण की तरफ, इसको कहा गया मद्रास प्रेसिडेंसी। और इसी तरीके से पश्चिम की तरफ इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक प्रेसिडेंसी बनाया जिसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी ये था पश्चिम की तरफ, ठीक है। और उत्तर दिशा में, क्योंकि दिल्ली में अभी भी मुगलों का शासन था, मुगल शासक वहाँ पे काम कर रहे थे। भाई मुगल शासक को भले ही शक्ति कमज़ोर हो गई थी, कम थी, लेकिन अभी भी वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मुगल प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दिल्ली में उनका राज्य स्थापित था, ठीक है। दिल्ली के शासक थे, बादशाह थे उस समय आपके मुगल शासक, ठीक। उस वजह से यहाँ पे उत्तर की तरफ इन्होंने कोई प्रेसिडेंसी स्थापित नहीं की, इन्होंने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की तरफ एक एक प्रेसिडेंसी स्थापित की, बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। और इसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी वो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से प्लासी का युद्ध फिर बक्सर का युद्ध करके इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र को जीता था। इन सभी प्रेसिडेंसी पर अपना अधिकार या वर्चस्व स्थापित करने के बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ठीक से प्रॉफिट नहीं दिया है ब्रिटेन की सरकार को, उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार ने सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर नियुक्त करना शुरू किए, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 4 फेजेज़ में अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ यहाँ पे ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व यहाँ पे काम करेंगे, ठीक। जो सबसे पहला डेजिग्नेशन मिलेगा, जो सबसे पहला फेज़ होगा उसको हम कहेंगे गवर्नर या बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। सेकंड जो फेज़ आएगा उसको हम कहेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल,
बंगाल के गवर्नर जनरल। तीसरा फेज आएगा भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। और चौथे फेज में जिस डेजिग्नेशन को अपॉइंट किया जाएगा, जिस डेजिग्नेशन पे प्रतिनिधियों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसको हम कहेंगे भारत के वायसराय। ठीक है, ये सभी कौन है? तो ये हैं ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व, ब्रिटेन के प्रतिनिधि जो भारत में नियुक्त किए गए हैं, या ब्रिटेन की सरकार के प्रतिनिधि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने नियुक्त किया बंगाल के गवर्नर, उसके बाद में यही जो पोस्ट था इसको प्रमोट करके, ठीक है, इसके अंडर और दूसरे गवर्नर्स को ला करके एक डेजिग्नेशन दिया गया गवर्नर जनरल का। ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो कुछ दूसरे गवर्नर को अपने अंडर कंट्रोल में रखते थे। ठीक, और उसके बाद में ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इस पोस्ट को प्रमोट करके इसका नाम रख दिया गया भारत के गवर्नर जनरल। और लास्ट में एक नया जो पोस्ट बनाया गया, इसका नाम है भारत के वायसराय। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति सबसे पहला गवर्नर जनरल था, सबसे पहला गवर्नर कौन था, फिर सबसे लास्ट कौन था? उसी तरीके से बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे फर्स्ट कौन था, सबसे लास्ट कौन था? उसी तरीके से यहाँ भी सबसे फर्स्ट कौन है, सबसे लास्ट कौन है? और वायसराय में सबसे फर्स्ट कौन है, सबसे लास्ट कौन है? यहाँ से हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें जब एक एक करके हम वायसराय या गवर्नर की चर्चा करेंगे तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सबसे पहला गवर्नर है, कौन सबसे पहला गवर्नर जनरल है, कौन सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल है, और कौन सबसे पहला भारत का वायसराय है। ठीक है, चलिए अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं बंगाल के गवर्नर से। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये याद रखिएगा कि किस आधार पर किया गया है। जो बंगाल के गवर्नर थे ये सबसे पहले बंगाल वाले प्रोविंस में ही या बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इनको बिठाया गया था। बंगाल के गवर्नर नाम से जो पहला पोस्ट बनाया गया था वो बंगाल वाले एरिया के लिए बनाया गया था। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए बनाया गया। लेकिन इन्होंने देखा कि दक्षिण की तरफ मद्रास है, पश्चिम की तरफ मुंबई है, यहाँ भी एक गवर्नर बिठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने मद्रास और बम्बई में भी एक गवर्नर बिठा दिया। लेकिन जब तीन गवर्नर हैं एक ही देश के अंदर, तीन गवर्नर है, बंगाल में भी अलग गवर्नर, मद्रास में भी और बम्बई में भी, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। काम को लेकर के तीनों के बीच में विवाद होते थे। इसी वजह से एक ऐसा पोस्ट बनाया गया जो कि इन तीनों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये जो बंगाल के गवर्नर हैं इन्हीं का पोस्ट जो है वो प्रमोट करके इनको बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल। मतलब अब जो बंगाल का गवर्नर है वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी आदेश दे सकता था। इसीलिए मद्रास और बम्बई जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गए थे। ठीक थे, तो तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थे, लेकिन एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है मद्रास और बम्बई का बंगाल के अधीन आ गया था। ठीक, तो जो पहला प्रमोशन है कह सकते हैं वो गवर्नर की जगह पे अब गवर्नर जनरल जो है वो पूरे प्रेसिडेंसी का, पूरे तीनों प्रेसिडेंसी का हेड होता था। और उसके बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको प्रमोट करके बना दिया गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। पूरे भारत में कोई भी प्रांत है, कोई भी प्रदेश है या किसी भी क्षेत्र में अगर ब्रिटेन का शासन है तो उन सभी जगहों पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल का। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका जो कंट्रोल है सिर्फ इन तीन प्रेसिडेंसी तक शामिल था। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश शासन भारत में एक्सपेंड कर रहा था, इन तीनों प्रेसिडेंसी के अलावा भी अलग अलग जगहों को ये कंट्रोल कर रहे थे। ठीक, इसीलिए भारत के गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल है पूरे भारत में स्थापित कर दिया गया। और लास्ट में जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट बनाया गया वो था भारत के वायसराय के रूप में, जो कि सीधे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक मंत्री हुआ करता था, जो कि भारत के संदर्भ में वहाँ रिपोर्ट दिया करता था। ये हो गया था भारत का वायसराय। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर्स में सबसे पहला अपॉइंटमेंट हुआ है लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव या इसको हम रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं।
इसी के समय में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था भारत में 1757 से लेकर के 1760 तक, और एक बार इसको अपॉइंट करने के बाद इसका एक बार रीअपॉइंटमेंट भी होता है। मतलब इसका कार्यकाल 2 बार था। एक बार तो 1760 में इसका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में 1765 में इसको दोबारा भारत में लाया जाता है गवर्नर बना करके, और 1767 तक ये काम करता है। ठीक है, तो भारत में लॉर्ड क्लाइव ने 2 बार काम किया है, 1757 से 60 और 65 से 70 तक। ठीक, अब इसके समय की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के ही टाइम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका नाम क्या है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध में हमको पता है कि बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को इनडायरेक्ट तरीके से इनके ही सेनापति थे मीर जाफ़र, इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके और सिराजुद्दौला को हरा दिया था और बंगाल पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी बिना युद्ध लड़े। इसके बाद में एक और युद्ध हुआ है 1764 में। ठीक, 1764, लेकिन ये देखिएगा 1760 से लेकर के लगभग 1760 से 65 तक किसी दूसरे गवर्नर का कार्यकाल था। ठीक है, किसका कार्यकाल था? तो इसके बाद में एक दूसरे गवर्नर आएंगे, इसका नाम है वेंसीटार्ट। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो वेंसीटार्ट के समय में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछा जाता है, कौन सा युद्ध किस गवर्नर या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के समय में 23 जून सन 1757 में। ठीक, अब इस युद्ध के वजह से कौन कौन से चेंजेस आए या फिर प्रशासन में कौन से बदलाव आए, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अब बंगाल में जो इनका सेकंड फेज़ था, कार्यकाल का जो सेकंड फेज़ था, उस समय आपको पता है कि बक्सर के युद्ध की वजह से बंगाल वाले एरिया में या इसके आसपास के एरिया में द्वैध शासन लागू हो गया था। तो पहला कार्यकाल का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्लासी का युद्ध। दूसरे कार्यकाल के समय इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन। वेंसीटार्ट इस समय गवर्नर थे जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो द्वैध शासन लगा था, उस दौरान यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में गवर्नर कौन बन गए थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इनका सेकंड कार्यकाल शुरू हो गया था यहाँ पे, बंगाल में द्वैध शासन। ठीक, और ये कब लगा था? 1765 में। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन चला। द्वैध शासन क्या था ये आपको पता है कि प्रशासनिक काम के दायित्व तो किसके ऊपर रहेगा? राजा के ऊपर। लेकिन जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, मतलब राजस्व से संबंधित मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपके पास जिम्मेदारी नहीं है लेकिन फ़ायदे सारे हैं। ठीक है, पैसा सारा आपके हिसाब किताब में रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं उठाना था। ठीक, तो बंगाल में द्वैध शासन लगा रॉबर्ट क्लाइव के समय में। नेक्स्ट, इसके समय में जो एक व्यक्ति है सिराजुद्दौला, इसकी पराजय हुई थी इसी प्लासी के युद्ध में। अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध से ही इसको हम रिलेट कर सकते हैं, सिराजुद्दौला की पराजय। सिराजुद्दौला को ही पराजित किया गया और इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला यहाँ पे प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ है, इसी के समय में रॉबर्ट क्लाइव के समय में यहाँ पे क्या किया गया, जितने सरकारी कर्मचारी थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने कर्मचारी थे, उनका सैलरी में कुछ कटौती कर दी गई थी। ठीक है, इस कटौती के विद्रोह में ही जितने सेना थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकारी कर्मचारी थे,
इन्होंने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया। ठीक है, इस विद्रोह को ही कहा जाता है श्वेत विद्रोह, क्योंकि गोरे लोगों ने किया था इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है, प्रथम श्वेत विद्रोह। इतिहास में आगे चल करके एक और ऐसा ही विद्रोह होगा जिसको हम कहेंगे द्वितीय श्वेत विद्रोह। ठीक है, तो ये था पहला श्वेत विद्रोह। क्यों हुआ था, वेतन में कटौती के कारण, वेतन में कटौती के कारण। ठीक है, इनका सैलरी थोड़ा कम कर दिया गया था, इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसको कहा जाता है प्रथम श्वेत विद्रोह। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड गवर्नर कौन बना, सेकंड गवर्नर है वेंसीटार्ट, लॉर्ड वेंसीटार्ट, 1760 से लेकर के 65 तक। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में फिर से जो थर्ड व्यक्ति होगा या थर्ड कार्यकाल होगा ये 1765 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव का ही रहेगा। मतलब पहली बार रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक बना, सेकंड व्यक्ति था वेंसीटार्ट 1760 से 65 तक, और थर्ड व्यक्ति था पुनः लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67 तक। वेंसीटार्ट के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड महत्वपूर्ण युद्ध था बक्सर का युद्ध, पहला महत्वपूर्ण युद्ध था प्लासी का युद्ध, सेकंड है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक, 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो, कैप्टन मुनरो ने, कैप्टन हेक्टर मुनरो, कैप्टन हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और किसके खिलाफ लड़े थे, तो बक्सर के युद्ध में एक पार्टी तो था अंग्रेज और दूसरी पार्टी या सेकंड इसके सामने वाले अपोनेंट में कौन थे, तो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन सभी ने मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें हेक्टर मुनरो या अंग्रेज़ों की सेना की जीत हुई थी। ठीक, और इसी जीत के बाद में अंग्रेज़ों ने जो संधि की थी उसमें से एक संधि था द्वैध शासन। ठीक, और द्वैध शासन के दौरान बंगाल वाले क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव पुनः गवर्नर बन चुका था। ठीक है, वेंसीटार्ट के बाद में जो तीसरे महत्वपूर्ण गवर्नर आएंगे इसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1772 से लेकर के 85 तक। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1760 से 65 तक वेंसीटार्ट था, 65 से 67 फिर से रॉबर्ट क्लाइव था, तो 67 के बाद कौन आ गया जो सीधा 72 से शुरू हो रहा है। इसके बीच में कुछ बहुत ऐसे छोटे छोटे गवर्नर आए हैं जिनका कार्यकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है इतिहास पढ़ने के हिसाब से, इसलिए हम सीधा जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर है इसकी चर्चा कर रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो 67 से लेकर के 72 तक किसी गवर्नर ने काम किया होगा, और 72 से 85 तक जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर है हमारे लिए वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होनी शुरू हो गई इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़, इसी के ही समय में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट नाम से एक कानून पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था कब पारित हुआ था, 1773 में, 1773 में। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जैसे कि भारत में हमने पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी में कोई भी कानून जब पास करना होता है तो शुरू होता है एक बिल के रूप में, और ये बिल जब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के साइन मिल जाते हैं तब वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद में भारतीय
ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून पास किए गए थे, उसी को कहा जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रित करना, ठीक है, रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रित करना। और ये एक्ट क्या है, तो वहाँ की संसद में जो बिल पास हुआ और वहाँ के दोनों सदनों से पारित होकर के राजा के जो साइन मिले, उसके बाद में वो जो रेगुलेटिंग बिल था वो रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। ये कब कब बना है, तो 1773 में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो अब बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन हुए हैं, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो गवर्नर है सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र को कंट्रोल करता था, ठीक। लेकिन जो गवर्नर जनरल है इसके अधीन कौन कौन से क्षेत्र आ गए, तो इसके अधीन बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, ठीक है। तो गवर्नर के रूप में इसके पास सिर्फ बंगाल का एरिया था, लेकिन गवर्नर जनरल के रूप में ये तीनों प्रेसिडेंसी इनके कंट्रोल में आ चुके थे, ठीक। अब इसी एक्ट के तहत एक और प्रोविज़न किया गया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया, इसको हम देख लेते हैं। अब यहीं पे भारत में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक। मतलब न्याय विभाग से संबंधित कार्य यहाँ पे शुरू किए गए। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में, इनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे ये पहले जज थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो पहला भारत में जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट है या न्याय व्यवस्था है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया या उसके समय में शुरू किया गया। इसके पहले जज कौन थे, एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते हैं, इनको एक करके देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली चीज़ एक और बताया गया कि अब जो है वो भारत में काम करने के लिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार जो है वो 5 सदस्यीय एक टीम का गठन करेगी और इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 इनके सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये जो सदस्य होंगे ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने संबंधित अपने सुझाव रखेंगे और गवर्नर जो है वो अंतिम रूप से उस पर निर्णय ले सकेगा, गवर्नर जनरल जो है वो अंतिम निर्णय ले सकेगा। इस तरीके का एक टीम का एक समूह का गठन किया गया था। हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किए। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाया, रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी मतलब सुरक्षा घेरे की नीति। सुरक्षा घेरे की नीति क्या है, जैसे कि कंपनी जो है वो अपने लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर सकती है। कंपनी को सिक्योरिटी देने का काम किसका होगा, तो ब्रिटेन की जो फ़ौज होगी, ब्रिटेन से जो फ़ौज लाया जाएगा वो यहाँ पे सिक्योरिटी देने का काम करेंगे, ठीक है।
उसके बाद में इन्होंने 1772 के आसपास इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1772 में भारत में पहली बार कलेक्टर नाम का एक पद बनाया। कलेक्टर नामक पद का निर्माण किया। ठीक है, ये जो कलेक्टर है वो क्या करता था, ये टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, इसीलिए इसको कलेक्टर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टर नाम का पद बनाया गया। इसके अलावा भारत में जो द्वैध शासन चल रहा था, जिसके अधीन, जिसके अंतर्गत दीवानी राइट्स जो है वो अलग व्यक्ति के पास हैं और न्याय संबंधी प्रशासनिक संबंधी मामले अलग व्यक्ति के पास है। जैसे कि प्रशासनिक संबंधी दायित्व जो है वो राजा के पास थे और दीवानी या पैसों से संबंधित, राजस्व से संबंधित मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करते थे। उस चीज़ को, मतलब द्वैध शासन को यहाँ पे समाप्त करके 1773 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके जगह पे कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए, कंपनी को जो डेली वर्क है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। इसको कहा गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक संस्था या एक समूह का गठन किया गया। ठीक है, और यहीं पे कुछ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। इनको कहा गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप ध्यान रखेंगे, इसका गठन कब किया गया? 1773 में। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त करके और कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है। इसके बाद में 1774 में आप देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। इसके अलावा 1781 के आसपास, ये महत्वपूर्ण है, 1781 में बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है। बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है, इसका नाम है बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना की जाती है। इसमें जो श्रेय जाता है वो एक व्यक्ति हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, इनका नाम है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं सीधे वन लाइनर फैक्ट के तौर पे। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, इसी वर्ष में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत में या उस समय जो बंगाल वाला क्षेत्र था वहाँ पे कलकत्ता में इन्होंने मदरसा की स्थापना प्रारंभ किया। मदरसा, मुस्लिम शिक्षा के लिए जो संस्था होती है उसको कहा जाता है मदरसा। तो मदरसा की स्थापना इसने प्रारंभ किया। इसके अलावा अब यहाँ से कुछ सोसाइटीज़ की स्थापना, कुछ लोगों का समूह जो कि आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जिसको कि सोसाइटी कहा जाता है। वैसी ही एक सोसाइटी है, इसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी। इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आकर के अपना नॉलेज शेयर करते हैं, इसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। तो कलकत्ता में इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना किया। मदरसा भी है कलकत्ता में, एशियाटिक सोसाइटी ये भी है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाया। ठीक, और पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं इनका नाम क्या है? तो एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित सबसे प्रमुख व्यक्ति थे विलियम जोन्स। अब यहाँ से रटने वाली चीज़ें प्रारंभ हो चुकी हैं, इनमें समझाने जैसा बहुत कुछ स्कोप नहीं रहता है, बस इसको ध्यान रखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में प्रमुख व्यक्ति कौन थे? विलियम जोन्स। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? जोनाथन डंकन ने। मदरसा कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। किसके समय में स्थापित की गई हैं ये सारी चीज़? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है,
अब इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें देखी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। एक था आंग्ल मराठा युद्ध और एक है आंग्ल मैसूर युद्ध। इन सभी को भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया था। आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, ठीक। ये सारे जो युद्ध थे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए थे। मतलब जैसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। तो सारे के सारे युद्ध इनके समय नहीं लड़े गए हैं, लेकिन कुछ, क्योंकि उस श्रेणी में तो कई युद्ध हैं, तो कुछ युद्ध जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भी लड़े गए हैं। बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, एक व्यक्ति था बंगाल का, उसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर घूस लेने का आरोप लगा दिया और उसके बाद में इनके ऊपर लंदन में महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। महाभियोग चलाने की वजह से इनको यहाँ पे अपने पद से निष्कासित कर दिया जाता है और इनको ब्रिटेन वापस बुला लिया जाता है। ब्रिटेन में वापस जाने के बाद में ये वैसे उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये उस बात से इतने परेशान थे कि वहाँ पे उन्होंने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो अंत है, उन्होंने अपना आत्महत्या करके अपना अंत कर लिया। और साथ ही इसी के समय में 1780 के आसपास का एक घटना है। 1780 में भारत में जो पहला समाचार पत्र था, इसका नाम है बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक। किसके संपादन में ये शुरू किया गया था? इस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, इसका नाम है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट या ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इसने बंगाल गजट नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और भारत का पहला समाचार पत्र था। अब यहीं पे लास्ट बिंदु एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने ये डिस्कस किया था कि ये लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे, वो जिस भी राज्य से युद्ध करते थे उसके प्रमुख को अगर उस राज्य से हटाना है तो क्या करते थे, उनको पेंशन दे करके किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। वैसे ही इन्होंने क्या किया था, भारत में जो दिल्ली के मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल सम्राट थे, इनको पेंशन दिया जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है। उनको पेंशन क्यों दिया जाता था कि उनको इसलिए पेंशन दिया जाता था कि आप अब कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और भारत में आप अब सिर्फ दिल्ली वाला जो एरिया है उसी में आपका अधिकार रहेगा, बाकी जगह कहीं भी आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये उनको बोल करके और उनको पेंशन दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, उनकी जो पेंशन थी, मुग़ल बादशाह की पेंशन को यहाँ पे बंद कर दिया गया। मुग़ल सम्राट की पेंशन को, मुग़ल सम्राट की पेंशन समाप्त कर दी गई। ऐसे कई लोग थे जिनको की पेंशन दे करके शांत बिठा दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी पेंशन समाप्त कर दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने देख लिया, ठीक है। खास करके जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, रिंग ऑफ फेंस के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, द्वैध शासन कब समाप्त हुआ है ये प्रश्न पूछा गया है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा गया है, बंगाल गजट के बारे में पूछा गया है। ये सारे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे रिपीटेडली, मतलब कई बार पूछे गए हैं ये सारे बिंदु। इन सारी बिंदुओं से प्रश्न लगभग आपके पीएससी, व्यापम या दूसरे जो वनडे एग्ज़ाम हैं वहाँ उन सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि अब किस पद में आएंगे। जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसको तो अब चेंज कर दिया गया है, कौन से नाम से, गवर्नर जनरल के नाम से, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक। अब जो पद आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा, उसका
डेजिग्नेशन क्या रहेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जो नेक्स्ट व्यक्ति हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका आगमन हुआ है 1786 से और इनका कार्यकाल रहा है 1793 तक। 1786 से 93 तक इन्होंने कार्य किया है। और इनके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये जो हैं अब किस पद में नियुक्त होकर के भारत आए हैं, ये आए हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्ज़ाम में, उनको हम यहाँ पे बारी बारी से देख लेते हैं। भारत में एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं सिविल सेवा। सिविल सेवाओं में दो कैटेगरी है, एक तो है यूनियन मतलब केंद्र वाली और एक है स्टेट वाली, स्टेट पीएससी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि भारत में सिविल सेवाओं की इसने शुरुआत की थी। सिविल सेवा का जनक, इसको सिविल सेवा का या भारत में लोक सेवा का और साथ ही भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। पुलिस सेवा, पुलिस सेवा का जनक। ये सारी चीज़ें या ये सारे सिस्टम जो है वो ब्रिटेन में ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन भारत में इसको इम्प्लीमेंट करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके अलावा भारत में जो कलेक्टर का पद सृजन किया था, किसने किया था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो कलेक्टरों को जो राइट्स मिले हुए थे उसमें शुरुआत में इनको केवल कलेक्टरी मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे कलेक्टरों की पावर बढ़ा करके उनको न्याय संबंधी अधिकार भी दे दिए गए। मतलब यहाँ पे कलेक्टरों को कौन कौन से राइट्स मिल गए, एक तो दीवानी राइट्स तो पहले ही मिले हुए थे रेवेन्यू संबंधित, साथ ही न्याय संबंधी अधिकार भी मिल गए इनको बाद में। मतलब दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही क्या किया, यहाँ पे जो प्रशासनिक क्षेत्र था मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए इसने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, डॉक्यूमेंट बनाया था। इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता। इस संहिता में क्या था, ये था प्रशासन संबंधी। कोड या संहिता का मतलब क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न फॉर्मेट में कुछ नियम कानून थे जिनको कि कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता कहा जाए। कोड या संहिता का मतलब है रिटर्न डॉक्यूमेंट और ये लिखा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड या संहिता, कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता। ठीक है, इस कोड में या इस नियमावली में क्या क्या चीज़ें थी, तो प्रशासनिक संबंधी बातें लिखी हुई थी। प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, कौन सा कार्य किसको अलॉट किया जाएगा, अगर वो कार्य नहीं कर पाता है तो उसको कौन से पनिशमेंट दिए जाएंगे, कौन सा कार्य कब तक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो एक विस्तृत नियमावली थी वो सारा का सारा नियम कॉर्नवालिस के द्वारा लिखा गया था, इसको कहा गया है कॉर्नवालिस कोड। ठीक, इसके बाद में अब टैक्स कलेक्शन के लिए कई सारे मेथड अपनाए जाते थे। ठीक है, उसी में ही हम वैसे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि राजस्व वसूली के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए गए थे भारत में। लेकिन एक मेथड था जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी 1793 में शुरू किया गया था।
अभी बस ये याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त नाम से टैक्स कलेक्शन, राजस्व वसूली का एक सिस्टम था, राजस्व वसूली के लिए एक सिस्टम था। इसका इसको लागू करने का श्रेय भी किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे चल करके हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी क्या होता है, महालवाड़ी क्या होता है, और स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, इजारेदारी क्या होता है। इन सभी को हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में सिर्फ ये याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त ये क्या है, ये एक राजस्व वसूली की प्रणाली है, और ये किसके समय लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कुछ युद्ध हुए हैं, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भी प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ और सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है। उसी तरीके से उनके जो सीक्वेंस है, उनके आगे के जो युद्ध हुए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुए हैं, जैसे कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। और इसी के अपने एक कार्यकाल के दौरान, मतलब जैसे कि लॉर्ड आपका इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, और लॉर्ड वेंसीटार्ट और लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि लॉर्ड क्लाइव भारत में इनको 2 बार गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। उसी तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी भारत में 2 बार अपॉइंट किया गया था, और अपने सेकंड कार्यकाल के दौरान 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है भारत में ही। 1805 में इनका द्वितीय कार्यकाल चल रहा था। पहला कार्यकाल तो 86 से 93 तक था। अपने सेकंड फेज में द्वितीय कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे इनको दफनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हम सभी का नाम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। इनका नाम है जॉन सोर, लॉर्ड जॉन सोर। 1793 से लेकर के 1798 तक इनका शासन रहा है, जॉन सोर का, ठीक। इनके समय में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई है या पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है। तो जॉन सोर 1793 से लेकर के 1798 तक शासक बनते हैं। इसके बाद में जो अगले व्यक्ति हैं, जहाँ पे इनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका नाम भी आपने काफ़ी सुना है, लॉर्ड वेलेस्ली। इनके बारे में भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बंगाल के शेर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने किनके बारे में देख लिया? आज हमने शुरू किया था कि भारत में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में जो सबसे पहले गवर्नर जिसको बनाया गया था कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और इसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति हैं इनका नाम है वेंसीटार्ट। इसके बाद में तीसरे व्यक्ति के रूप में जो लॉर्ड क्लाइव है, इनकी दोबारा नियुक्ति होती है तीसरे सेकंड कार्यकाल के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव जो दोबारा यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनके बाद में सर जॉन सोर या लॉर्ड जॉन सोर। इन सभी के कार्यकाल के बाद में हमें जो सबसे इनके आपके वायसराय या गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है, इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बारे में हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।